हाँ जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी जो है वो नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने जो है वो महाराणा रायमल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रायमल। रायमल का जो शासनकाल है वो है आपका 1473 से 1509। एक बार जो है मैं आपको स्पीड से रिवाइज करवा देता हूँ और बाद में जो है आगे की चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि आज वाली जो चीजें हैं वो आपके पीछे से लिंक करके अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो कि इसने जावर और दारिमपुर के युद्ध 1473 के अंदर अपने भाई उद्दा को हराया था। किसको हराया था? उद्दा को। फिर इसने मालवा के राजा गयास शाह को हराया था। किसको हराया था? गयास शाह को। फिर हमने इसकी सांस्कृतिक उपल विद्या पढ़ी थी। सबसे पहला तो किसने चित्तौड़ के अंदर सॉरी एकलिंग जी के मंदिर का क्या बनाया था? वर्तमान स्वरूप बनाया था। दूसरा, इसने चित्तौड़ के अंदर एक अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा, इसकी एक रानी थी जिसका क्या नाम था? श्रृंगार कंवर। उसने जो है वो आपके गोसुंडी में किसका निर्माण करवाया था? बावड़ी का निर्माण करवाया था। फिर इसकी एक बहन थी जिसका क्या नाम था? रमाबाई। वो अपने जावर उदयपुर के अंदर एक जो है वो भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाती है, रमा स्वामी या फिर रामा स्वामी मंदिर। और इस रमाबाई की जो उपाधि थी वो थी वागीश्वरी। और वो जो उपाधि वागीश्वरी पड़ी थी वो संगीत में रुचि रखने के कारण जो है वो आपकी पड़ी थी। यानी जो ये रमाबाई थी ये अपने पिता कुंभा की तरह क्या रखा करती थी? संगीत में रुचि रखा करती थी। फिर हमने एक सब हेडिंग डाली थी, वो सब हेडिंग डाली थी पृथ्वीराज। ये रायमल का बेटा था और इसकी जो है अपने को दो उपाधियां मिलती है, एक तो उड़ना राजकुमार और एक मिलती है अपने को तेज धावक। फिर इसकी एक रानी थी जिसका क्या नाम था? तारा। वो अपने अजमेर के किले में रही थी, इसलिए अजमेर किले का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? तारागढ़ पड़ा। और फिर जो इस पृथ्वीराज की जो छतरी बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ किले में। और कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। फिर हमने सब हेडिंग और डाली थी, वो डाली थी जयमल। ये भी हमने पढ़ा था कि रायमल का बेटा था और ये जो है वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और वो भी बता दिया था कि ये किस प्रकार से वो आपके जो है वो लड़ता हुआ मारा गया था। तो कल आपने इतना ही पढ़ा। तो आज जो है अपने आगे की क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आज आप हेडिंग डालो महाराणा सांगा। कौन सी हेडिंग डालो? महाराणा सांगा। और सांगा का जो शासनकाल है वो है आपके 1509 से 28, 1528। अब देखो, सबसे पहली बात तो सांगा के बारे में यही लिख दो कि ये रायमल का बेटा था। तो लिखो यह रायमल का बेटा था। क्या था? यह रायमल का बेटा था। अब देखो, कल मैंने आपको बात बताई थी कि रायमल जी के अपने 13 बेटे थे। कितने बेटे थे? 13 बेटे। उन 13 बेटों में से जो ये तीन जो थे ये बड़े शक्तिशाली राजकुमार थे। एक तो आपके पृथ्वीराज, एक जयमल और एक आपके जो था वो सांगा। और ये तीनों आपस के अंदर लड़ा करते थे कि पिताजी की मृत्यु के बाद में राजा मैं बनूंगा। कभी पृथ्वीराज कहता कि पिताजी की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का अगला राजा कौन बनूंगा? मैं। तभी जयमल कहता कि नहीं, पिताजी की मृत्यु के बाद मेवाड़ का अगला राजा कौन बनूंगा? मैं। तभी सांगा कहता कि नहीं, तुम दोनों ही नहीं बनोगे, तुम्हारे बाद पिताजी के बाद जो है मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा? मैं बनूंगा। तो ये तीनों आपस में इस प्रकार से लड़ा करते थे। तो एक दिन रायमल जी ने कहा कि यार कुछ तो शर्म किया करो, तुम यूं मेरे सामने ही कहा करते कि पिताजी की मृत्यु के बाद में हम राजा बनेंगे। कुछ तो इज्जत किया करो यार मेरी। इसका मतलब तुम चाह रहे हो कि पिताजी मरे और हम मेवाड़ के राजा बने। थोड़ी तो इज्जत किया करो, बाप हूं आखिरकार मैं तुम्हारा। पर ये तीनों नहीं मानते थे और लड़ा करते थे। तो इनके एक चाचा थे जिनका नाम था सारंग देव जी। वो सारंग देव जी अपने जो एक दिन इन तीनों को एक मंदिर लेके जाते। अपने माता जी का मंदिर था, चित्तौड़ के पास में ही मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक महिला पूजा किया करती थी और वो महिला जो है अपने शकुन शास्त्र की ज्ञाता थी, यानी वो भविष्य बताया करती थी। आजकल अपने यूं पंडित नहीं बताते कि देख तेरी यूं हथेली जो है वो ये साइज के अंदर क्या है? बड़ी है, तेरे पास में पैसे खूब सारे आएंगे। अब देख ये जो है वो तेरी ये लाइन है जो लंबी है, इसका मतलब तेरी क्या है? एज लंबी है।
ये देख, ये लाइन तेरी यहाँ से यहाँ मिल रही है, इसका मतलब तेरी जो शादीशुदा लाइफ कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी। ये देख, ये लाइन यहाँ से, इसका मतलब तुम्हारी जो घर वालों के साथ में भी ठीक बनेगी। और ये भी देख, तुम्हारी ये लाइन जो यहाँ टच हो रही है, इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। कभी कभी तो अपने पग को भी देख करके बता देते हैं कि देख, तेरे पग के बीच में जो है वो यूं इस प्रकार का पग बनता है। किसका? यूं बीच के अंदर जो है वो आपकी क्या बनती है, थोड़ी सी जगह रहती है। और कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के वो बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा सफल होता है, मतलब उसके पास में पैसे टके खूब सारे आ जाते हैं। पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, पर लगाते हैं अपने भविष्य। जैसे भी वो महिला भी भविष्य बताया करती थी, और वो महिला यूं बड़ी पहुंची हुई भविष्य वक्ता थी। तो सारंगदेव जी गए, और सारंगदेव जी ने जाकर उनको कहा कि ये देखो, अपने मेवाड़ के महाराणा रायमल के तीनों राजकुमार हैं, जयमल, पृथ्वीराज और सांगा। आप तो ये बताओ कि रायमल जी की मृत्यु के बाद में इन तीनों में से मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। वो महिला पापड़ी सियाणी थी, भली महिला थी। उस महिला ने कहा कि आपको क्यों जानना है भाई, इन तीनों में से मैं किसी एक का नाम लूंगी। भाई तीनों तो राजा बनेंगे नहीं, इन तीनों में से तो बनेगा एक, तो मैं तो उस एक का ही नाम लूंगी। तो फिर यूं फालतू का इन भाइयों के बीच में ही जो है वो आपके खटास पड़ जाएगी। तो आपको क्यों जानना है, वरना विधि का विधान है, जिसको बनना होगा वो बन जाएगा। राम करे सो काम, हरि की लीला अपरंपार है। हरि को जिसको बनाना होगा वो उसको बना देगा। तो अपने को इसमें क्या करना है, तो अपने क्यों बताए। तो पृथ्वीराज यूं बड़ा गुस्सेल था, और पृथ्वीराज ने यूं अपनी तलवार निकाली और उस महिला के यूं गर्दन पे रख कर कहा कि ज्यादा यूं ज्ञान मत दे, फिलोसॉफी मत झाड़ मेरे आगे, जो पूछा जा रहा है उसका चुपचाप जवाब दे। अब भाई जैसे ही पृथ्वीराज ने तलवार काटी तो वो महिला डर गई। भाई तलवार के आगे किसे न डर नहीं लगता। तो उस महिला ने कहा, अच्छा तू इतना उतावला हो रहा है, तू तो राजा नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। इन दोनों में से बता, इन दोनों में से कौन राजा बनेगा। तो जयमल आ गई, उछल के आगे बोला कि हाँ हाँ जल्दी बता। तो उस महिला ने कहा, तू भी नहीं बनेगा। अब अपने सांगा जो है यूं पीछे यूं मस्त बैठा हुआ था। सांगा को कोई लेना देना नहीं कौन राजा बन रहा है कौन नहीं बन रहा। तो उस महिला ने सांगा की तरफ हाथ किया और कहा कि मेवाड़ का अगला राजा रायमल जी के बाद कौन बनेगा, सांगा बनेगा। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि रायमल जी के बाद में मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, सांगा, तो जयमल और पृथ्वीराज दोनों टूट के पड़े सांगा के ऊपर, और सांगा को यूं पीटने लगे। तभी वो सारंगदेव जी और वो बूढ़ी महिला बीच में आई और सांगा को कहा कि तू यहां से निकल। पर जब तक वो बीच में आए थे ना, उससे पहले जो पृथ्वीराज और जय और जयमल ने जो है वो सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। क्या फोड़ दी? आंख फोड़ दी। अब वो सांगा की आंख फूटी हुई है। सांगा वहां से निकलता है और अपने राजसमंद जिले के अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम क्या है? सेवंतरी। कहां पर पड़ता है ये सेवंतरी? राजसमंद जिले। इस सेवंतरी गांव में एक यहाँ पर मंदिर था, रूप नारायण जी का मंदिर। और उस मंदिर के अंदर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ था। उस तीर्थ यात्री का नाम था विद्या जेत मल्होत्र। क्या नाम था? विद्या जेत मल्होत्र। भाई विद्या बंदे का नाम था, जेतमाल उसके पिता का नाम था। तो इसलिए पहले होता था कि बेटा जो है वो अपने बाप का नाम जो है वो अपने नाम के आगे या पीछे लगाया करता था। तो इसलिए विद्या ने भी अपने पिता का नाम लगा लिया कि विद्या जेत मालोच। ये वहां पर रुका हुआ था और मारवाड़ का तीर्थ यात्री था। अब सांगा सेवंतरी गांव में पहुंचा इनके पास में और जाकर के बताया कि देखो भाई, मैं सांगा हूँ, रायमल जी का राजकुमार हूँ, और ये जो है उस महिला ने भविष्यवाणी की है कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, मैं बनूंगा। इसलिए मेरे दो भाई है, जयमल और पृथ्वीराज, वो दोनों मुझको मारने आ रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हुए। तो इस विद्या जयत मनोहत ने कहा, यार यार तो तू कहाँ रुकेगा, कहाँ छुपेगा, पर तू एक काम कर, तू तेरा घोड़ा यहाँ छोड़ दे और तू मेरा घोड़ा ले और यहाँ से निकल जा। भाई तू काफी दूर से चला करके और तेरा घोड़ा थक गया है, तो तू मेरा घोड़ा ले जा, मेरा घोड़ा फ्रेश है, तू उनसे नहीं नहीं नहड़ा पाएगा। तो उस आदमी ने जो है वो अपना घोड़ा सांगा को दिया और वहां से निकाल दिया और कहा कि जब तेरे भाई आएंगे तो मैं उनको रोक लूंगा। अब जयमल और पृथ्वीराज
पीछे पीछे आ ही रहे थे सांगा के। तभी उन्होंने देखा कि सांगा का घोड़ा खड़ा है। कहां पर? ये सेवंतरी नामक गांव में। वो दोनों उतर कर गए और जाकर के इस विदा जेठ मालोत से पूछा कि भाई सांगा कहाँ गया? तो विदा जेठ मालोत ने कहा मुझे क्या पता कहाँ गया, मैं क्या यूं सांगा का पता रखने के लिए आया हूँ क्या कि कहाँ गया सांगा और कहाँ नहीं गया? मुझे क्या पता कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। पर जयमल और पृथ्वीराज को यूं समझ आ गया था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और इसी व्यक्ति ने जो है वो अपना घोड़ा देकर के सांगा को क्या किया है, यहाँ से भगाया है। तो उन पृथ्वीराज और जयमल ने विदा जयमल से कहा कि देख पता तो हमें है कि सांगा ने तुझे ही सांगा को जो तूने ही भगाया, पर तू हमें बता दे कि तूने कहाँ भगाया, वरना तू हमसे युद्ध कर। अब विदा जयमल सांगा सांगा के सुरक्षा के लिए पृथ्वीराज और जयमल से युद्ध करता है और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। पर उसने पृथ्वीराज और जयमल को इतनी देर तक रोक लिया था कि जितनी देर में सांगा यहाँ से काफी दूर चला जाए, वायु काफी दूर चला जाएगा, तो ये लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो सांगा अपनी जान बचा ले। तो यानी विदा जयमल सांगा की क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। वरना यदि विदा जयमल अपना उस दिन घोड़ा नहीं देता, उस दिन पृथ्वीराज और जयमल से नहीं लड़ता, तो शायद क्या पता पृथ्वीराज और जयमल सांगा को पकड़ करके मार देते। भाई इसने जो वो सांगा को अपना घोड़ा दिया, पृथ्वीराज और जयमल के खिलाफ युद्ध किया और खुद लड़ता हुआ मारा गया। तो अपने एक दोहा पड़ा हुआ है कि जेत माल दल जूंजिया करवाला कठे, सांगो भोगे चित्रकूट सिर विदा सटे। कि चित्रकूट मतलब चित्तौड़, कि सांगा ने जो चित्तौड़ का राज जो है वो भोगा था सिर बदले इसके, विदा के जो है वो सिर के सटे, सटे का अर्थ होता है बदले में। भाई विदा ने अपना सिर दिया था, तभी जाकर के सांगा जो है वो आपके क्या बन पाया था, चित्तौड़ का राजा बन पाया था। तो अपने यूं दोहा है कि जेतमाल दल जूंजिया करवाला कटे, सांगो भोगे चित्रकूट। भोगने का मतलब राज कर रहा है सांगा, और चित्रकूट मतलब चित्तौड़ के अंदर। सिर विदा सटे, बदले में इसके लिए क्या दिया था, विदा ने अपना सिर दिया था। और किसके खिलाफ लड़कर दिया था, वो दिया था आपके पृथ्वीराज और जयमल के खिलाफ लड़कर के। तो इसका मतलब आप लिख दो थोड़ा सा कि सांगा का अपने भाइयों के साथ विवाद था। कौन से गांव में जैद मलोत ने उसकी सुरक्षा की थी, सेवंतरी। तो लिख दो सेवंतरी कौन से जिले में पड़ता है, नामक गांव में विद्या जैत मालोत। और विद्या जैत मालोत कहाँ का तीर्थयात्री था, मारवाड़ का तीर्थयात्री था। सांगा की क्या की थी, सुरक्षा की थी। ये आपके भाई थोड़ी सी ये सांगा की जो है वो आपके तस्वीर है, आगे पढ़ लेंगे सांगा का हाथ कैसे कटा। लेकिन अब आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे, तो ये जो है वो इसकी क्या है, सांगा की एक आंख फूटी हुई है, जो किसने फोड़ दी थी, पृथ्वीराज और जयमल ने। और कब फोड़ दी थी, ये जब वो महिला के लिए क्या महिला को जो है वो आगे पूछने गए थे कि अगला जो मेवाड़ का राजा कौन बनेगा, तब। ठीक है, अब आगे देखो। अब सांगा कहां से निकलता है, सेवंतरी नामक गांव से पिता जयत मालोद का घोड़ा लेकर के निकलता है, और अपने अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर। एक श्रीनगर अपने उधर पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और ये जो अपने श्रीनगर कहां पर पड़ता है, अजमेर के अंदर। तो आप लिख देना श्रीनगर अजमेर। तो यहाँ का एक बंदा था जिस बंदे का नाम था करमचंद परमार। क्या नाम था,
करमचंद पंवार। सांगा इस करमचंद पंवार के पास में जाता है और जाकर के सारी बात बताता है कि भाई इस प्रकार से मेरे भाई मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे कोई एक भला व्यक्ति मिल गया था जिसका क्या नाम था, बिदा जेठ मल्होत, उसने अपना घोड़ा दे करके मुझे पास भगाया है, और अब जो है आप मुझे क्या दो, शरण दो। तो ये जो करमचंद पंवार है जो ये सांगा को अपने घर पर रखता है, मतलब सांगा को क्या देता है, शरण देता है। तो आप लिख दो कि श्रीनगर अजमेर के, श्रीनगर कहां पर पड़ता है, अजमेर के अंदर। के करमचंद पंवार ने क्या दी थी, सांगा को शरण दी थी। क्या कह रहे हैं, क्या सर सच में ऐसा होता है क्या, हाथ देखने से सच में भविष्य पता चलता है क्या? मैं तो ऐसी बातें नहीं मानता, बाकी सो आप आपकी मर्जी है, कोई शकुन शास्त्र में विश्वास रखता है, कोई विश्वास नहीं रखता। पर होती तो है जी, पर आजकल बताने वाले बहुत मिल गए, हर कोई बता के चला जाता है। भाई तुझे इतना पता चल रहा है कि मेरी किस्मत के अंदर जो है वो पैसे आने वाले हैं और मेरी किस्मत जो है वो चमकने वाली है, तो तुम अपनी चमका लेना। भाई मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा क्या दे दूंगा, तू मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा 100 दे दूंगा, 50 दे दूंगा, 500 दे दूंगा ऊपर से ऊपर, तो उसके तो मजूरी हो रही है ना। अपनी किस्मत चमके या नहीं चमके, उसकी तो चमक रही है। तो इन चीजों के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। पर आप आपकी मर्जी है, होता तो ऐसा कुछ ही नहीं है, यदि ऐसा होता तो हर कोई अपनी किस्मत चमका लेता। भाई जो अपने को बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये होगा, तो उनको तो अपनी लाइफ के बारे में पता होगा कि भाई मेरी लाइफ के अंदर आज से 2 साल बाद क्या होगा, मेरी 4 साल बाद क्या होगा। तो ऐसा कुछ ही नहीं होता, और फालतू काम के इन चक्रों के अंदर मत पड़ा करो। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा कि ऐसे नहीं होते, पर मैं कहता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच में सही बताते हैं कि हाँ तेरी लाइफ के अंदर ये होगा, तेरी लाइफ के अंदर ये नहीं होगा। वरना इन फालतू काम की चीजों से जो अपने दूर ही रहा करो, कोई कुछ ही नहीं बताता। और यदि किसी को पता चल जाए तो फिर व्यक्ति जिएगा कैसे। भाई यदि मुझे आज पता चल जाए कि मेरे साथ में कल कोई एक घटना घटनी है, और वो घटना मेरे लाइफ की जो है वो भयंकर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, तो फिर मैं उस घटना को सहन कैसे कर पाऊंगा। भाई यदि मेरे कोई कल मानो कोई खुशी की घटना है और मुझे आज ही पता चल जाए, तो आज ही मैं तो खुश हो जाऊं कि हाँ कल तो ये चीज होनी है, तो कल वो चीज मुझे मिलेगी, तो उस चीज का खुशी नहीं होगी। और मुझे पता चले कि आज से 2 साल बाद में भगवान ना करे ऐसा हो, पर कोई जो है अपने ऐसी यूं दुखद घटना होनी है, तो फिर मैं तो आज से ही यूं दुख के अंदर रहने लग जाऊंगा ना कि यार आज से 2 साल बाद में तो मेरे साथ वो घटना घटनी है, कल वो मेरे साथ वो घटना घटनी है। तो फिर मैं दिमाग की भी तो एक लिमिट है, दिमाग भी एक लिमिट तक सहन कर पाता है, बाद में दिमाग की भी सहन शक्ति जो है वो आपके हो जाती है। तो इन चीजों पे ध्यान मत दिया करो। और कुछ ही नहीं होता, कोई अपना को जो है वो कोई भगवान नहीं है, कोई अपना भविष्य नहीं बता सकता। और यदि ऐसा बताता होता तो हर कोई जो है वो अपना सबसे पहला जो जुगाड़ करता। लेकिन अपने को यूं मूर्ख बनाते हैं, अपने यूं धार्मिक आस्था के अंदर विश्वास रखते हैं, भाई साहब पंडित जी क्यों है यूं मतलब सही हो सके, और पंडित जी ने कह दिया कि तेरे साथ में ये होगा, हम उस दिन से मेहनत करना ही छोड़ देते। भाई अब आपको पता चल जाए, कोई पंडित बता दे कि तू तो इस बार एसआई के अंदर फाइनल सिलेक्शन है तेरा, कुछ ही नहीं करना तो तू क्या कहेगा, पंडित तो दिया ही ना। अब पूरा मिर्जापुर अपना है, अपने बनेंगे क्यों एसआई, अपने कंधों पर लगेंगे 2 स्टार, तो आप मेहनत कम कर दोगे। और जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि नहीं इस बार तेरा एसआई नहीं, वो डबल मेहनत करेगा। वो कहेगा क्योंकि उसके दिल पे लगी है वो चोट, वो कहेगा मैं इस बार पंडित जी को गलत साबित करके रहूंगा और मैं इस बार जो एसआई के अंदर सिलेक्शन लेके रहूंगा। तो जुनून वो होता है। और दो जिंदगी के अंदर मेरी एक बात याद रखना
दो लोगों से कभी भी दोस्ती मत रखना। पहला तो वो जो आपके मुंह पर तारीफ करे, और दूसरे वो जो आपके पीछे आपकी बुराई करे। भाई आपको व्यक्ति, आपका दोस्त वो होना चाहिए जो आपके मुंह पर बोले कि तेरे अंदर ये कमी है और तू इसको सुधार, वरना मेरे साथ दोस्ती मत रख। वरना दूसरा हो जो मेरे मुंह पर तो यूं बड़ाई, तेरे से अच्छा कौन हो सकता है, तू ही है अपना यार, तू ही है अपना जिगर का टुकड़ा। और मैं जहीं से निकला दूसरे दोस्त को कहा कि यार वो तो नहीं है रे, वो फालतू आदमी है, कोई काम का नहीं। जब काम पड़ता है तब वो कहीं पर छुप जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से जो है अपने कभी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। पहला, जो अपनी मुंह पर बड़ाई करे और अपने पीठ पीछे क्या करे, बुराई करे। तो कुछ ही नहीं होता, आप तो बस पढ़ाई करो, और मेहनत जो है वो आपकी किस्मत को क्या कर देती है, दबा देती है। अब भाई अपनी इधर रायमल जी की मृत्यु हुई। अब रायमल जी की मृत्यु के बाद में अगला राजा कौन बनेगा, सांग। भाई उससे पहले जो अपने जयमल सल्ट गया, जयमल तो अपने सांगा जी के काल में ही सल्ट गया, और पृथ्वीराज भी अपने सल्ट गया, तो पीछे बचा कौन, सांगा। सांगा गया और राजा बन गया। तो लिखो रायमल जी की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का राजा बना। अच्छा देखो, एक बार आरपीसी में जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था कि सांगा का जिस समय राज तिलक हुआ था, यानी 1509 के अंदर, कब हुआ था सांगा का राज तिलक, 1509 के अंदर। उस समय आपके जो दिल्ली का राजा कौन था। भाई उस समय उत्तर भारत के अंदर चार बड़ी रियासतें थी। सबसे पहली दिल्ली, फिर मालवा, फिर गुजरात, और एक अपनी जो थी वो मेवाड़। तो इस बार उसने दिल्ली का पूछा था, क्या पता अगली बार मालवा और गुजरात में से किसी एक का पूछ ले। तो आप जो एक बार लिख लो इन तीनों को, राज तिलक के समय। आप हेडिंग डाल लेना शासक। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, दिल्ली। दूसरी कौन सी है, मालवा। और तीसरी रियासत कौन सी है अपनी, वो है गुजरात। इस समय जो दिल्ली का जो अपने राजा था, उस राजा का नाम था सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासन था। और कौन बना हुआ था, सिकंदर लोदी। ये मालवा का जो था, ये था आपके नासिर शाह। कौन था, नासिर शाह। और गुजरात का जो आपके राजा बना हुआ था, वो बना हुआ था आपके महमूद बेगड़ा। कौन बना हुआ था, महमूद बेगड़ा। ठीक है। अब भाई ये तो थे आपके जब सांगा राजा बना था तब। अब जैसे ही सांगा राजा बना, इधर ये अपने हट गए। भाई तीन बड़ी रियासतें थी, कौन कौन सी, सांगा के सामने दिल्ली, मालवा और गुजरात। और इन तीनों रियासतों के साथ में जो वो सांगा युद्ध लड़ता है, पर इन राजाओं के साथ में नहीं, इनके उत्तराधिकारियों के साथ। भाई दिल्ली वालों के साथ में भी युद्ध लड़ता है, पर सिकंदर लोदी के साथ में नहीं। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकार के साथ में युद्ध लड़ता है। नासिर शाह यानी मालवा से भी युद्ध लड़ता है, पर मालवा के नासिर शाह से नहीं, नासिर शाह के बेटे से युद्ध लड़ता है। इधर गुजरात का महमूद बेगड़ा से नहीं लड़ता, पर इधर गुजरात से भी युद्ध लड़ता है। यानी इसने जो इन तीनों रियासतों से युद्ध किया था, पर इन राजाओं से युद्ध नहीं किया था। तो आपको केवल जो है वो समकालीन शासक जो ध्यान रखने, इसलिए आप इन तीनों को जो क्या है, नाम याद रखने। जब पूछ ले कि जब राणा सांगा का जो राज तिलक हुआ था, उस समय मालवा का राजा कौन था, तो आपके ध्यान रखना है कि नासिर शाह उस समय जो क्या था, आपके राजा था। यदि गुजरात का पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बेगड़ा जो है वो क्या था, शासक था। यदि दिल्ली का पूछ ले तो क्या था, सिकंदर लोदी था। अब अपने पढ़ते हैं सांगा की राजनीति को बोल बदिया। तो सबसे बड़ी रियासत कौन है, दिल्ली।
तो दिल्ली के अंदर सिकंदर लोदी के बाद में राजा बनता है इब्राहिम लोदी। कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी को लगा कि यार अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। भाई जितना बाप ने छोड़ा था उतना तो क्या, थोड़ा तुम 19-20 करे। तो ये जो है अपने इधर मेवाड़ की तरफ आक्रमण करता है। तो राणा सांगा और इस इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध पड़ लड़ता है खातोली, कोटा के अंदर जगह पड़ती है खातोली, वहां पर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए खातोली का युद्ध। खातोली कहां पर पड़ती है आपकी? कोटा में। और ये जो युद्ध हुआ था ये 1517 के अंदर हुआ था, बैटल ऑफ खातोली। ठीक है, किस किस के बीच में हो रखा? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। और ये इब्राहिम लोदी कहाँ का राजा है? दिल्ली का। और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को सांगा ने हरा तो दिया था, पर यूं सांगा ने थोड़ी सी लाज रख ली थी कि यार अगला दिल्ली का राजा है, इतना तो भयंकर क्या पीटे, वरना इसके शर्म होगी तो ये आपे वाद में अपने ऊपर आक्रमण करने नहीं आएगा। तो जो है सांगा ने जो इसको केवल हरा करके ही छोड़ दिया था। अब इब्राहिम लोदी को भी लगा कि यार मेवाड़ रियासत से अपने हार गए, धूड़ है अपने ऊपर, खुद को भारत का राजा बता रहे हैं और अपने मेवाड़ वालों से हार रहे हैं, तो मुझे इस चीज का बदला लेना है और मैं वापस आक्रमण करूंगा। तो इब्राहिम लोदी के सेनापति ने समझाया कि साहब पिछली बार उसने आपकी इज्जत कर ली थी, इस बार क्यों अपनी दौड़ा में धूड़ रहा रहे हो, मारवाड़ी में कहे भाई बेइज्जती करवा रहे हो। तो इब्राहिम लोदी ने कहा नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। इब्राहिम लोदी अगले साल वापस आक्रमण करता है। इस बार युद्ध होता है धौलपुर के अंदर, एक जगह पड़ती है बाड़ी। कहां पर? बाड़ी। तो आप हेडिंग डालो बाड़ी का युद्ध, बैटल ऑफ बाड़ी। ये होता है 1518 के अंदर। वापस लिख दो किस किस के बीच में हो? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहाँ का राजा है? दिल्ली का। और इस बार जो सांगा ने इब्राहिम लोदी को भयंकर पीटा कि रुक, तू यूं बार बार मुंह उठा के बड़ा चला आ जाता है कि मुझे मेवाड़ जीतना है, मेवाड़ जीतना है, यूं फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं, और सोच लेना इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगली बार यदि वापस आ गए ना तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। तो इब्राहिम लोदी ने कहा भाई गलती हो गई, 2 बार तुझसे हार गया, अब मैं तेरी तरफ नहीं आ रहा, अब मुझे मेरा जाने दे, मैं अपने और काम करूंगा। तो इस युद्ध का भी परिणाम क्या निकला था? सांगा की क्या हुई थी? विजय। अब दिल्ली वालों से तो आपकी क्या हो गई? कलेश खत्म। तो अब आगे हेडिंग डालो किससे? मालवा से। तो उन दिनों मालवा का जो राजा बना हुआ था वो बना हुआ था महमूद खिलजी सेकंड। अब महमूद खिलजी सेकंड ने कहा यार अपने यूं बैठे बैठे क्या करे भाई, करना है कुछ काम करें, काम करें तो राजाओं का क्या काम, साम्राज्य का विस्तार करना। तो महमूद खिलजी सेकंड के भी जी में आई यार अपने साम्राज्य का विस्तार करें, और अपने यूं मेवाड़ वालों के साथ में अच्छे से बनती नहीं है, तो अपने मेवाड़ वाले राजाओं को भी रहेंगे। भाई मेवाड़ वाले राजाओं ने अपने पूर्वजों को भयंकर पीटा है और उनके यूं जब जी में ये तब आके मारा है, तो अपने क्यों ना मेवाड़ की तरफ जो आक्रमण करते हैं। तो महमूद खिलजी आक्रमण करता है और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। गागरोन झालावाड़ के अंदर जगह पड़ती है गागरोन। ये युद्ध होता है 1519 के अंदर। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। और ये जो महमूद खिलजी कहाँ का राजा था? मालवा का राजा था। और ये युद्ध देखो जो आपका था, ये एक बड़ा युद्ध था भाई, बरोबर की रियासतें आपस के अंदर युद्ध लड़ रही है, तो आपके जो इस युद्ध के जो ज्यादा कारण पूछे जाने के जो आपके चांस होते हैं।
तो आप जो इस युद्ध के हेडिंग डालो कारण, कोजेज ऑफ अटैक या कोजेज ऑफ बैटल, कारण। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि दोनों ही बड़ी रियासत के राजा, यानी दोनों ही बड़े राजा, और वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते हैं, विस्तार। तो सबसे पहले लिखो दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। और अब देखो, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि महमूद खिलजी ने कहा था कि सांगा के पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों को यूं भयंकर पीटा है। और पीटने का कारण क्या था, आप बताओ। कि कुंभा के समय जो राजा था महमूद खिलजी फर्स्ट, और कुंभा ने जो उसको 1437 के अंदर सारंगपुर के युद्ध में उसको हराया था। कारण क्या था उस समय, पहला तो कि मोगल के हथियारों ने उसको क्या दी थी, शरण दी थी। तो लंबे समय से आक्रमण हो रहे थे और दुश्मनी चली आ रही थी। तो दूसरा कारण लिख दो कि मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। ये हो गया आपके दो कारण। अब बताओ महमूद खिलजी कहाँ का राजा था, मालवा। इस महमूद खिलजी का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय। और मालवा के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है चंदेरी। कौन सी, चंदेरी। ये मेदिनी राय जो था ये चंदेरी का था। और ये जो अपने महमूद खिलजी फर्स्ट और महमूद खिलजी सेकंड के बीच वाला काल था, उसके अंदर यूं मालवा के अंदर राजा ढंग के नहीं बने थे। वो जो सारे बने थे वो मेदिनी राय की क्या थी, कठपुतली थी। यानी मेदिनी राय ही डिसाइड करता था कि अगला मालवा का राजा कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और ये इसके यूं जब जी में आती तब राजा हटा करके नया बना देता था। यानी अंगुलियों पे नचाता था किन के राजाओं को, मालवा के राजाओं को। कौन, मेदिनी राय। और इसी मेदिनी राय ने जो है महमूद खिलजी सेकंड को जो राजा बनाया था। पर जैसे ही महमूद खिलजी सेकंड राजा बना, तो महमूद खिलजी सेकंड ने जो सबसे पहले जो मेदिनी राय को कहा कि मेदिनी राय, मैं तेरे कहे अनुसार नहीं चलूंगा, मैं राजा हूं, मुझे जो करना है मैं करूंगा, और जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। उल्टा हो गया। मेदिनी राय ने कहा भाई ये कोई बात होती है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तू सोच तुझे राजा मैंने बनाया है। महमूद खिलजी ने कहा मुझे नहीं पता, पर अब तो जो मेरे जी में आएगी मैं वही करूंगा और तुझे मानना पड़ेगा। अब मेदिनी राय ने कहा अच्छा, जोरा मर्दी है। महमूद खिलजी सेकंड ने कहा जोरा मर्दी है, तू जो करना चाह रहा है वो कर ले, और अब तो जो मैं तुझसे वो चंदेरी भी छीनूंगा। भाई इतने दिन तो तेरे पास में चंदेरी थी, अब तो मैं तेरे से चंदेरी ही छीनूंगा। अब मेदिनी राय को भी पता चला कि यार है तो महमूद खिलजी सेकंड पावरफुल राजा, अपनी तो यहाँ पर दाल गलेगी नहीं। तो ये मेदिनी राय भाग करके आता है सांगा के पास में, और आकर के सांगा को कहता है कि देख भाई, मैं महमूद खिलजी सेकंड का प्रधानमंत्री था, मेरी उसके साथ में अनबन हो गई है, और अब मेरी नहीं बनती उसके साथ में, तो तू मुझे शरण दे और मेरी सहायता कर। तो सांगा ने कहा कुछ ही बात नहीं, अपने जो वो तेरी सहायता कर देंगे, तेरे पीछे तेरा भाई तैयार खड़ा है, और तू अपने फुल सपोर्ट है तुझे, और तुझे मैं किला दे रहा हूँ, उस किले का नाम क्या है, गागरोन। तेरी तरफ ही किला पड़ता है अपने, उधर जाकर के बैठ जा। अब मेदिनी राय गया और जाकर के गागरोन के अंदर बैठ गया। इधर महमूद खिलजी को पता चला कि मेदिनी राय इस बार कहाँ रह रहा है, गागरोन के अंदर। तो महमूद खिलजी ने कहा देख मेदिनी राय, तुम भले ही पाताल में चला जा, पर छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं, और मैं तुझे मार के रहूंगा। अब जैसे ही महमूद खिलजी सेकंड चले इस मेदिनी राय को मारने के लिए गागरोन पर आक्रमण करने आता है, तो मेदिनी राय इधर सांगा को कॉल करता है कि देख भाई, लड़ाई हो गई और तूने कहा था तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तो आजा भाई का फर्ज निभाने। सांगा ने कहा बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ यूनिवर्सिटी गेट, तू तो बस जल्दी से तैयारी कर।
अब तो अगला उदाहरण लिखो कि सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेदिनी राय, और ये मेदिनी राय कहाँ का था? चंदेरी का था, की सहायता की तथा उसके कौन सा किला दिया? कौन सा किला दिया? गागरोन का किला दिया। अब इस युद्ध का परिणाम तो आप सबको पता ही है क्या होगा। सांगा ने भयंकर पीटा महमूद खिलजी सेकंड को। तो लिख दो इस युद्ध का परिणाम। इसमें किसकी विजय हुई थी? सांगा की विजय हुई थी, तो लिख दो विजय। और इस युद्ध के अंदर इस सांगा का एक सेनापति था जिसका नाम था हरिदास चारण। क्या नाम था? हरिदास चारण। और यूं भयंकर डाकी टाइप का आदमी था हरिदास चारण, और यूं अच्छी खासी इसकी डाइट थी। तो इस हरिदास चारण ने जो है महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उसको, और पकड़ करके सांगा को कहा कि देख तेरे दुश्मन को मैं पकड़ करके लेके आ गया हूँ। तो सांगा ने कहा शाबाश मेरे चीते, मैं इस तेरे बहादुरी के लिए बड़ा प्रसन्न हुआ, तुझे एक मेवाड़ के जो 12 गांव दे रहा हूँ। तो इस हरिदास चारण को कितने गांव दिए थे? 12 गांव को दिए थे। तो आप लिख दो। पीछे नहीं, आगे लिख दो आप ना, कि लिखो सांगा के सेनापति, क्या नाम था सांगा के सेनापति का? हरिदास चारण। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया था। क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। अंदर सांगा ने इसे कितने गांव दिए? 12 गांव दिए। अब महमूद खिलजी सेकंड सांगा की गिरफ्तारी के अंदर है, और थोड़े दिन रहा तो महमूद खिलजी सेकंड की अकल ठिकाने आ गई। और अब महमूद खिलजी ने कहा यार छोड़ दे, मैं तेरी काली गाय जैसा हूं, मतलब आज के बाद मैं तेरे ऊपर कभी आक्रमण नहीं करूंगा, गलती हो गई यार, बहकावे में आ गया, और मैं यूं थोड़ा सा ज्यादा ही भावनाओं में बहक गया था कि यार तुम्हारे जो पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों को पीटा है, और जब जी में आई थी तब पीटा है, तो मुझे भी बुरा लगता है यार। और लोग यूं सरेआम धमकी देते हैं कि रह चुप रह रहा है या नहीं रह रहा है, वरना मेवाड़ वालों को बुलाए। यार बेइज्जती आदमी कितनी सहन कर सकता है। सांगा ने कहा कुछ ही बात नहीं भाई, मैं फीलिंग समझता हूँ तेरी, पर आज आज तो तूने ये गलती कर ली, आज के बाद कभी गलती करेगा? महमूद खिलजी सेकंड ने कहा भाई इस बार छोड़ दे, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, आज के बाद में कभी गलती छोड़, मैं मेवाड़ की तरफ देखूंगा ही नहीं, मुझे तो बस यहाँ से निकाल तू। तो सांगा ने कहा चल जा, अब तू जो यूं इतना ही रिग्रेट कर रहा है तो चल, अपना यूं बड़ा दिल है भाई का बड़ा, अपने भाई यूं इतना लोड नहीं लेता, चला जा अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सांगा के बारे में निजामुद्दीन ने एक कथन कहा था कि पता नहीं शायद हिंदुस्तान के अंदर आज तक किसी भी राजा ने ऐसा काम किया होगा कि किसी अपने विद्रोही को बंदी बना करके उसको वापस सही सलामत छोड़ दिया था। तो वो कथन जो आपने किसके लिए कहा था निजामुद्दीन ने? राणा सांगा के लिए कहा था। अब दिल्ली सल्ट गया, मालवा सल्ट गया, अब अगली रियासत कौन सी बची? गुजरात। तो आगे हेडिंग डालो, गुजरात का राजा था उन दिनों मुजफ्फर शाह।
और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है ईडर के अंदर। ईडर अपने गुजरात के अंदर जगह पड़ती है, और ये युद्ध होता है आपका 1520 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था? सांगा वर्सेस गुजरात का राजा कौन सा? मुजफ्फर शाह। अब देखो ये दोनों भी मैंने आपको बताया कि बड़े यूं पावरफुल राजा थे, और जब भी दो पावरफुल राजा बनते हैं या लड़ते हैं दोनों आपस के अंदर, तो उनके कारण पूछे जाते हैं। तो आप लिखो कोजेज ऑफ अटैक, क्या कोजेज ऑफ बैटल यानी युद्ध के कारण। तो सबसे पहला वो घिसा पिटा कारण है कि दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। तो आप वो पूरी लाइन लिख देना, मैं तो लिख देता हूँ साम्राज्य विस्तार, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ दोनों ही, वरना आप ये कभी मत समझ लेना कि एक नहीं किया था विस्तार, दोनों ने किया था। दूसरी बात कि जिस प्रकार मेवाड़ और मालवा की लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी, ठीक उसी प्रकार क्या मेवाड़ और गुजरात की लंबे समय से दुश्मनी नहीं चल रही थी क्या? जब कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को हराया था गुजरात के, और कुतुबुद्दीन शाह के पास में कौन भाग के चला गया था? नागौर का राजा शमस खान। तो आपको वो कारण याद है, तो वही कारण लिखो। दूसरा मेवाड़, गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। ठीक है। अब तीसरा कारण देखो, जब ये सांगा इधर मालवा की तरफ लड़ रहा था, तो इस मालवा के राजा महमूद खिलजी सेकंड की जो सहायता की थी, वो आपके गुजरात के राजा ने की थी। तो सांगा ने कहा अच्छा तुम मेरे ही खिलाफ यूं साजिशें रच रहे हो, तो चलो अपने इसका बदला लेंगे, एक एक का हिसाब चुकाएंगे। तो सांगा जो है वो इसका क्या लेना चाहता था? बदला। तो तीसरा कारण लिखो कि गुजरात ने सांगा के खिलाफ किसकी सहायता की थी? मालवा की सहायता की थी। अब चलो ये सारे कारण तो चलो ठीक है भाई, युद्ध 1520 में ही क्यों हुआ भाई? यदि युद्ध, ये तीनों कारण तो भाई अच्छे पहले से ही चली आ रही थी भाई, साम्राज्य का विस्तार तो पहले ही करना चाह रहे थे दोनों। मेवाड़ तथा गुजरात में तो लंबे समय से दुश्मनी कुंभा के समय से ही चली आ रही थी, और सांगा तो अपने राजा 1509 में ही बन गया था। ये युद्ध तो आपके 1520 में हो रहा है, राजा बनने के 11 साल बाद। तो इसका जो आप लिखो तात्कालिक कारण, भाई प्रमुख कारण जो है इसका क्या था? तो तात्कालिक कारण जो था वो था अपने हिटलर का उत्तराधिकार संघर्ष, इमीडिएट कोच। कौन सा? हिटलर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ हिटलर। अब देखो हिटलर के अंदर दो भाई राजा बनने के लिए लड़ रहे हैं, कौन कौन? एक का नाम है बारमन, क्या नाम है? और एक का नाम है अपने रायमल। इस बारमल की जो सहायता कर रहा था वो कर रहा था मुजफ्फर शाह, और इस रायमल की जो सहायता कर रहा था वो कर रहा था अपने राणा सांगा। तो देखो हुआ क्या था, मैं समझाता हूँ। पहले इन दोनों के बीच में जो क्या चल रहा था, राजा बनने के लिए जो आपके लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाई के अंदर ये बारमल अपने होशियार पड़ा, और ये चला गया अपने मुजफ्फर शाह के पास में, और जाकर के कहा कि मुजफ्फर शाह, मुझे जो है मेरे भाई रायमल के खिलाफ जो है राजा बनना, तो तू मेरी सहायता कर। तो मुजफ्फर शाह को भी लगा कि यार ईडर अपने अंदर ही आता है, गुजरात के पास ही पड़ता है, यदि अपने इसकी राजा बनने में सहायता कर दी तो ये भारमल जो अपने अधीन हो जाएगा।
तो मुजफ्फर शाह जो है वो किसकी सहायता करता है? भारमल की सहायता करता है। मुजफ्फर शाह और भारमल दोनों आते हैं और रायमल को यहाँ से हटा देते हैं। अब जब रायमल यहाँ से हटा तो रायमल आया मेवाड़, क्योंकि रायमल की शादी जो हो रखी थी वो हो रखी थी अपने मेवाड़। तो मुश्किल के हर समय आदमी अपने रिश्तेदारों के पास में ही जाता है। तो रायमल अपने ससुराल आया मेवाड़ और आकर के कहा कि देखो जी, मुझे भारमल और मुजफ्फर शाह दोनों ने मिलकर के कहां से हटा दिया? मालवा से हटा, सॉरी इधर से हटा करके क्या कर दिया? वहां से भगा दिया। तो अब आप मेरी वापस सहायता करो। तो अब सांगा ने कहा चल क्यों नहीं करेंगे जीजू, तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे तो किसकी सहायता कराएं? भाई अपने घर में है ना कि मेहमान की खातिरदारी की जानी चाहिए। तो हम तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो अब सांगा और रायमल क्या करने हैं? वापस युद्ध लड़ने आ रहे हैं। किससे? बारमल से। अब बारमल को पता चला कि यार दोनों तो अपने को हरा देंगे। तो बारमल वापस मैसेज करता है मुजफ्फर शाह को कि भाई लड़ाई हो गई है और इस बार जो वो सेना तकड़ी लेके आ रहा है। मुजफ्फर शाह ने किसकी कि मेवाड़ वाला राणा सांगा को लेकर के आ रहा है। तो मुजफ्फर शाह ने कहा क्यों क्यों टेंशन ले रहा है, देख लेंगे, सांगा ही तो है। तो ये दोनों जाते हैं, सांगा और रायमल दोनों मिलकर के इन दोनों को भयंकर पीटते हैं और वापस राजा किसे बना देते हैं? रायमल को। थोड़े समय तक रायमल जीता है, बाद में रायमल की भी मृत्यु हो गई थी। तब बारमल जाकर के यूं राणा सांगा के पगे पड़ा कि यार ऐसा आप क्यों कर रहे हो? अब तो रायमल भी मर गया ना, अब तो आप मुझे राजा बना दो। तो सांगा ने कहा देख अपने यूं खुले दिल इंसान है, यदि तुझे अपनी गलती पे इतना ही रिग्रेट हो रहा है तो चल कोई बात नहीं, राजा बन जा। तो थोड़े समय पहले तक तो अपने रायमल बना था, उसके बाद वापस कौन बन गया था? भारमल बन गया था। तो इस युद्ध का भी आपको परिणाम आपको पता ही है, किसकी विजय हुई? सांगा की विजय हुई। तो ये हो गई भाई आपका जो है वो लड़ाइयां कंप्लीट। किस किस से? दिल्ली वालों से हो गई एक बार कंप्लीट, मालवा वालों से कंप्लीट हो गई, और एक बार कहां से हो गई? गुजरात वालों से आपकी कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास का अपने टाइम हो गया, तो एक बार जो अपने इस चीज का वापस रिवाइज कर लेते हैं और इससे आगे की क्लास जो अपने कल कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपने आज महाराणा सांगा शुरू किया था। महाराणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक है? 1509 से 28। सबसे पहली बात तो कि मेवाड़ महाराणा रायमल का बेटा था और इसका अपने भाइयों के साथ क्या था? विवाद था। फिर सेवंतरी राजमन नामक गांव में विद्या जैत मल्होत्र ने सांगा की क्या की थी? सुरक्षा की थी। फिर अजमेर, श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार ने जो सांगा को शरण दी थी। फिर रायमल की मृत्यु के बाद में सांगा कहाँ का राजा बन जाता है? मेवाड़ का राजा बन जाता है। और इस बार जो आपके शकुन शास्त्र की जो क्या हुई थी? भविष्यवाणी सही हुई थी। फिर यह जब राजा बना था सांगा, तो इसके राज तिलक के समय दिल्ली का जो राजा था वो था आपका सिकंदर लोधी। मालवा का जो था वो आपका नासिर शाह और गुजरात का जो था वो आपका था महमूद बेगड़ा। लेकिन आपको ध्यान रखना है सांगा ने इन तीनों रियासतों से युद्ध लड़ा था, लेकिन इन तीन राजाओं से जो आपके युद्ध नहीं लड़ा था, इनके उत्तराधिकारियों के साथ में युद्ध लड़ा था। तो सबसे पहला खातौली का युद्ध। खातौली कहां पर पड़ता है? कोटा में। कब होता है? 1517 के अंदर। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कहाँ का राजा है? दिल्ली का। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? सांगा की विजय हुई थी। अगला वापस बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहां पर पड़ता है? आपके धौलपुर में। कब होता है? 1518 के अंदर। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी, दिल्ली। और इस युद्ध का भी परिणाम क्या निकला था? सांगा की विजय हुई थी। फिर अगला गागरोन झालावाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1519 के अंदर। किस किस के बीच में? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड, मालवा के बीच में। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? सांगा की विजय हुई थी। कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। और तीसरा, सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड के विद्रोही मेदिनी राय को जो क्या थी सहायता दी और उसे गागरोन का क्या दिया था? किला दिया था। फिर हमने पढ़ा कि सांगा का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? हरिदास चांद। वो महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लेता है। अंत सांगा जो है वो महमूद ईश्वरी हरिदास चारण को 12 गांव देता है। अगला युद्ध हमने देखा था ईडर का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह गुजरात के राजा के बीच में। कब हुआ था? 1520 के अंदर में। और कारण पहला तो अपने दोनों साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे
मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। तीसरा, गुजरात ने सांगा के खिलाफ मालवा की सहायता की थी। और तात्कालिक जो कारण था वो आपका था ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, जिसमें बारमल की सहायता कर रहे थे मुजफ्फर शाह और रायमल की सहायता कर रहे थे महाराणा सांगा। तो फाइनली इस युद्ध के अंदर जो आपके महाराणा सांगा की जीत होती है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, गुड नाइट।